नमस्कार। मैं प्रवीण सिंह कुशवाहा। पिछली कहानी आप लोगों ने कई क्लिप में सुकरात के बारे में देखा। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सुकरात के शिष्य प्लेटो के संदर्भ में। प्लेटो पाश्चात्य यानी कि वेस्टर्न फिलोसफर या कहिए कि एथेनियन यानी कि एथेंस से संबंधित दार्शनिकों में और प्राचीन यूनानी दुनिया और पश्चिमी विचार के पूरे इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण हस्तियों में से एक थे। अपने लिखित संवाद में उन्होंने अपने शिक्षक सुकरात के विचारों और तकनीकों को व्यक्त और विस्तारित करने का प्रयास किया है। उन्होंने जिस अकादमी की स्थापना की वह कुछ लेखों के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार, कुछ सूचनाओं के अनुसार दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था और इसमें उन्होंने अपने सबसे महान छात्र, समान रूप से प्रतिभाशाली दार्शनिक अरस्तु को प्रशिक्षित किया था। प्लेटो का आवर्ती आकर्षण आदर्श रूपों और रोजमर्रा के अनुभव के बीच अंतर था और वह व्यक्तियों और समाज दोनों के लिए कैसे काम करता था, यह उनके लिए काफी महत्वपूर्ण था। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, रिपब्लिक। रिपब्लिक में उनके सबसे प्रसिद्ध काम में उन्होंने एक ऐसी सभ्यता की कल्पना की जो तुच्छ भूखों से नहीं बल्कि एक दार्शनिक राजा के क्षुब्ध ज्ञान से संचालित होती थी। हम लोग अगर इनके जीवन दर्शन की बात करें, इनके प्रारंभिक जीवन की बात करें प्लेटो के, तो प्लेटो का जन्म लगभग 428 ईसा पूर्व पेरिकल्स के एथेंस के स्वर्ण युग के अंतिम वर्षों के दौरान हुआ था। ऐसे इनके जन्म को लेकर के थोड़े से असहमति है दार्शनिकों में, लेखकों में। कुछ 427 ईसा पूर्व बोलते हैं, कुछ 428 ईसा पूर्व बोलते हैं। हम यहाँ पे 428 की चर्चा कर रहे हैं। अगर आप लोगों को अगर ऑप्शन मिले 427 428 में, तो 427 को महत्व देंगे क्योंकि अधिकतर पुस्तकों में 427 का ही वर्णन है। वह दोनों तरफ से यानी कि जो प्लेटो थे वह एक कुलीन वर्ग से आते थे। एथेंस के जो अच्छे महान अमीर जो घराने थे उससे आते थे। प्लेटो जब बच्चा था तभी उसके पिता अरिस्टन की मृत्यु हो गई थी। उनके पिता का नाम अरिस्टन था और उनकी मृत्यु हो गई थी जब प्लेटो बच्चा था। उनकी मां पेरिक्सन ने राजनेताओं प्रीलैम्स से दोबारा शादी की। वहां एक राजनेता हुआ करते थे एथेंस में जिसका नाम था प्रीलैम्स। आप लोगों को प्रीलिम से याद कर सकते हैं, जिसे आप लोग इंट्रेंस एग्जाम वगैरह देते हैं, आप लोग शुरुआती एग्जाम देते हैं, उसको प्रीलिम्स बोला जाता है। तो प्रीलैम्स उनकी के राजनेता प्रीलैम्स थे। उससे उनकी दूसरी शादी हुई इनकी माता का, परीक्षण का, क्योंकि इनके पिता की मृत्यु ये बचपन में ही इनकी हो गई थी। प्लेटो पेलोपेनेशियन युद्ध जो 431 से 404 के बीच चला था, जिसे हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे पिछले क्लासेस में, इसे हम लोग स्पार्टा और एथेंस के बीच के युद्ध को मानते हैं, जिस युद्ध के दौरान ही सुकरात को देशद्रोही साबित किया गया था, अनैतिक साबित किया गया था, अपवित्र साबित किया गया था। ये उसी युद्ध की बात हो रही है। जो इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं यूट्यूब पे, वो है, आप देख सकते हैं, सुकरात स्टोरी करके वो है और कई भाग में है, सुन सकते हैं। तो प्लेटो पेलोपेनेशियन युद्ध के दौरान वो बड़े हुए और स्पार्टा द्वारा एथेंस की जब हार हुई, या कहा सकता है कि अंतिम हार, और उसके बाद हुई राजनीतिक अराजकता के समय वो वयस्क हुए, यानी कि बच्चे थे तब से चला। यानी कि अगर 27 हम लोग मानते हैं जन्म, तो लगभग ये युद्ध के समय, युद्ध के आरंभ होने के करीब 4 साल बाद, 3 साल बाद इनका जन्म हुआ। युद्ध चल रहा था तभी, ऐसा नहीं है कि युद्ध इनके जन्म के बाद शुरू हुआ है।
ऐसा नहीं। उन्हें दार्शनिक कैटिलस सहित प्रतिष्ठित एथेनियन शिक्षकों द्वारा दर्शन, कविता, जिम्नास्टिक में शिक्षा दी गई थी। एक्चुअली मैं बताऊं आपको, कुछ समय जो शिक्षा ही दी जाती थी जिसमें संगीत, कला, दर्शन, कविता और शारीरिक व्यायाम को लेकर के जिम्नास्टिक वगैरह की शिक्षा दी जाती थी। इसलिए यही कुछ शिक्षा उस समय भी और सुकरात को भी दी गई थी। लेकिन इनके जो शिक्षक थे वो इन्हें बहुत मानते थे और ये कुलीन घराने के भी थे, इसलिए इनको ज्यादा महत्व दिया जाता था। अच्छे व्यक्ति भी थे, अच्छे विद्यार्थी भी थे। अब प्लेटो के प्रभाव के बारे में हम लोग बात करें तो जब प्लेटो युवा होता है तो एक बार वो प्लेटो किसी कार्यक्रम से आ रहे थे। उसी दौरान आते समय इनकी मुलाकात एक तेज तर्रार, विद्वान, प्रखर बातें रखने वाला बुजुर्ग व्यक्ति से होता है और वो व्यक्ति थे सुकरात। युवा प्लेटो सुकरात का एक समर्पित अनुयायी बन गया, उनकी बातों को सुन करके, समझ करके। वास्तव में वह उन युवाओं में से एक था जिन्हें कथित रूप से भ्रष्ट करने के लिए सुकरात की निंदा की गई थी। सुकरात की निंदा की गई थी, हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि सुकरात को निंदा की गई थी कि उन्होंने 30 लोगों की एक समूह बनाया था और उसमें वे लोग थे जो सुकरात की बातों को ठीक से समझते थे, जानते थे। उसमें से एक कुलीन वर्ग में से प्लेटो भी थे। प्लेटो की सुकरात के जीवंत दर्शन और निरंतर प्रश्न करने की शैली, सुकराती पद्धति की यादें उनके शुरुआती संवादों का आधार बने। सुकरात के पास एक खासियत थी, वो प्रश्नोत्तर बहुत करते थे, प्रश्न बहुत पूछते थे और उन्हीं प्रश्नों से उत्तर निकालते थे और लोगों को बताते थे। या ये प्रश्न करते थे, जैसे आप बोलेंगे कि मुझे डॉक्टर बनना है तो आप कहें, वो पूछेंगे आपसे कि डॉक्टर क्या होता है, तो आपके वो चिंतन करने के जो क्षमता होती है उसको में वृद्धि होता है कि आप तो ये कहें कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन आपसे कोई पूछे कि डॉक्टर क्या होता है तो आप जानते हैं कि वो ट्रीटमेंट करता है, लेकिन डॉक्टर क्या होता है, उसकी काम क्या है, कर्तव्य क्या है, क्या कर जो उसकी जिम्मेवारियां हैं, इस पे आपको चिंतन करने के अवसर सुकरात देते थे। ये सुकरात की बहुत बड़ी खासियत है। प्लेटो के संवाद एपोलोजिया के साथ सुकरात के मुकदमे का उनका लिखित विवरण इतिहासकारों द्वारा बुजुर्ग दार्शनिक की सबसे सटीक उपलब्ध तस्वीर के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने अपना कोई लिखित कार्य नहीं छोड़ा था। मैंने आपको पिछले क्लास में कहा था कि सुकरात एक ऐसे दार्शनिक रहे जिन्होंने कभी कुछ लिखा नहीं, केवल बोला। और प्लेटो जैसे उनके शिष्य, जेनोफेन जैसे उनके शिष्य मित्र, उन्होंने इनकी बातों को सुना, लिखा। और लोग थे जिसकी चर्चा मैंने पिछले क्लास में किया था, आप लोग वीडियो में जाकर के देख सुन सकते हैं। सुकरात की जबरन जब हत्या की गई थी जहर देकर के, सुकरात की हत्या जहर देकर की गई थी। उसके बाद प्लेटो ने दक्षिण इटली, सिसिली और मिस्र में यात्रा करते हुए 12 साल बिताए। प्लेटो के विचारों को उन्होंने विभिन्न देशों में फैलाया। रहस्यवादी गणितज्ञ पाइथागोरस के अनुयायियों सहित अन्य दार्शनिकों के साथ अध्ययन किया, जिसमें साइरेन एवं थियोडोरस, टेरेटम के आर्किटास और फिलियस के एक क्रेटस। पाइथागोरस के बीच प्लेटो के समय ने गणित में उनकी रुचि बढ़ा दी। वो पाइथागोरस के साथ रहते थे और पाइथागोरस गणित के विद्वान व्यक्ति थे, इसलिए इनकी रुचि गणित में हो गई। अब ये गणित को खूब रुचि से पढ़ने लगे। प्लेटो का स्वरूपों का सिद्धांत, जिसमें कहा गया है कि जिस भौतिक संसार को हम जानते हैं वह वास्तविक संसार की छाया मात्र है, परमेनाइड्स और एलिया के जेनों से काफी प्रभावित था। ये दोनों प्लेटो के संवाद
द परमेनाइड्स में पात्रों के रूप में दिखाई देते हैं। परमेनाइड्स और एलिया के बारे में चर्चा जो है मिलती है द परमेनाइड्स में। प्लेटो का सिरैक्यूज के शासक, सिरैक्यूज एक जगह था, उसके शासक परिवार के साथ आजीवन संबंध रहा, जिसने बाद में अपने शहर की राजनीति में सुधार के लिए प्लेटो की सलाह ली और प्लेटो उनको निरंतर सलाह देते थे और उसका उपयोग वो अपने राज्य के सुदृढ़ीकरण और विकास में लगाते थे। प्लेटो ने एक एकेडमी की स्थापना की थी जिसका नाम था एकेडमी, प्लेटोनिक एकेडमी। 387 के आसपास, मैं ईसा पूर्व की बात कर रहा हूं, याद करेंगे, 387 ईसा पूर्व के आसपास 40 वर्षीय प्लेटो एथेंस लौट आए और शहर की दीवारों के ठीक बाहर ग्रीक नायक एकेडेमस के उपवन में, उनके बागवानी में, गार्डन में अपने दार्शनिक स्कूल की स्थापना की, फिलोसफी स्कूल, स्कूल ऑफ फिलोसफी की स्थापना की। अपनी ओपन एयर एकेडमी में, मतलब खुले जगह में, बागवानी में एकेडमी थी इनकी, उन्होंने ग्रीक दुनिया भर से एकत्र हुए छात्रों को व्याख्यान दिया। खास करके ग्रीक के लोग उसमें ज्यादातर थे और बाहर के भी थे, उसमें एथेंस से भी थे, एथेंस के बाहर से भी थे। उसमें उन्होंने व्याख्यान देते थे और लोग उनको सुनते थे, सीखते थे। प्लेटो के रिपब्लिक में संगीत के अनुभाग से पता चलता है कि एक आदर्श समाज में अधिक प्रतिष्ठित वाणी के पक्ष में बांसुरी पर प्रतिबंधित लगा दिया जाएगा, लेकिन उनकी अपनी मृत्यु शैया पर प्लेटो ने कथित तौर पर एक युवा लड़की को अपने लिए बांसुरी बजाने के लिए बुलाया और अपनी बांसुरी के साथ ताल मिलाई। एक्चुअली उन्होंने इस चीज को जिक्र है उसमें कि वहाँ के जो प्रतिष्ठित राजा थे, उन्होंने कह दिया था कि ये संगीत जो है लोगों को मुग्ध करता है बांसुरी, इसलिए इस पे प्रतिबंध लगा दिया जाए। लेकिन जब प्लेटो की मृत्यु होती है, मृत्यु शैया पे प्लेटो लेटे होते हैं, तो उस समय एक लड़की को बुलाया जाता है और बोला जाता है कि आप बांसुरी बजाओ। अब प्लेटो उस पर जो है ताल जो है बजाते हैं, ताली बजाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्लेटो के कई लेखन, विशेष रूप से तथाकथित बाद के संवाद, उस समय के बाद के संवाद, उनकी शिक्षाओं से उत्पन्न हुए हैं। अकादमी की स्थापना में प्लेटो सुकरात के सिद्धांतों से आगे बढ़ गए। उन्होंने कभी स्कूल की स्थापना नहीं की थी, सुकरात ने कभी स्कूल की स्थापना नहीं की और शिक्षक के ज्ञान प्रदान करने की क्षमता के विचार पर हमेशा सुकरात सवाल उठाते थे। लेकिन प्लेटो ने अकादमी की स्थापना की और खुले बागवानी में स्थापना की और क्लासेस निरंतर चलते थे। 17 साल, अरस्तु 17 साल की उम्र में अकादमी में शामिल होने के लिए उत्तरी ग्रीस से पहुंचे और प्लेटो के जीवन के अंतिम 20 वर्षों तक वहां अध्ययन और अध्यापन का कार्य किया। प्लेटो की मृत्यु एथेंस में हुई और संभवतः उसे अकादमी के मैदान में ही प्लेटो को दफना दिया गया था। हम लोग प्लेटो के संवाद बातचीत के बारे में बात करें तो कुछ इस प्रकार से सूचनाएं मिलती हैं। प्लेटो के सभी जीवित लेखन संवाद के रूप में हैं। उनमें से एक को छोड़कर सभी में सुकरात का चरित्र दिखाया गया है। उन्होंने टोटल 36 संवाद आमतौर पर प्रारंभिक, मध्य और देर में क्रमबद्ध किए हैं। हालांकि उनका कालक्रम विशिष्ट तिथियों के बजाय शैली और सामग्री से निर्धारित होता है। प्लेटो के शुरुआती संवाद विचारों और अनुमानों को तोड़ने और उनका विश्लेषण करने की सुकरात की द्वंद्वात्मक पद्धति की गहरी खोज प्रस्तुत करते हैं। यूथ पाइरो में सुकरात की अंतहीन पूछताछ एक धार्मिक विशेषज्ञ को यह एहसास कराती है कि उसे धर्म परायणता का कोई मतलब नहीं है। इस तरह के विश्लेषणों ने उनके छात्रों को तथाकथित प्लेटोनिक रूपों से जूझने के लिए प्रेरित किया। अप्रभावी आदर्श मॉडल, सच्चाई, सुंदरता और एक कुर्सी कैसी होनी चाहिए, इन सभी वस्तुओं के संदर्भ में
जिसके आधार पर लोग वस्तुओं और अनुभवों का मूल्यांकन करते हैं, इस पे किया। बीच के संवादों में प्लेटो के व्यक्तिगत विचार और मान्यताएं हालांकि कभी भी स्पष्ट रूप से वकालत नहीं की गई, सुकराती रूप से सामने आती हैं। उस समय संगोष्ठी बहुत होता था, सिंपोजियम बहुत होता था, लोग मिलते थे, जमा होते थे, प्रश्न पूछे जाते थे, उत्तर दिए जाते थे, लोग अपने विचार रखते थे और सभी लोग उसके विचारों को सुनते थे। इसे संगोष्ठी माना जाता था। संगोष्ठी प्रेम की प्रकृति पर पे पार्टी भाषणों की एक श्रृंखला है। पे पार्टी मतलब ये होता था कि लोग पीने के लिए एक पार्टी रखे, लोग उसमें जूझते थे और वहीं पे बहुत सारे बात विचार होते थे। और उन्हीं भाषणों की श्रृंखला जो है उसको संगोष्ठी सिंपोजियम के रूप में देखा गया, जिसमें सुकरात कहते हैं कि रोमांटिक इच्छा के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि इसे सौहार्दपूर्ण सत्य खोज में परिवर्तित किया जाए। प्लेटोनिक प्रेम और मैनो में सुकरात दर्शाता है कि ज्ञान चीजों को सीखने का मामला नहीं है, बल्कि आत्मा को जो पहले से जानती है उसे याद करना है। जिस तरह से एक अनपढ़ लड़के को अपने लिए एक ज्यामिति प्रमाण की खोज करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, ते सुकरात से प्रेरित थे। हम लोग अगर याद करने लायक किताब ग्रंथ की बात करें प्लेटो का, तो उसमें रिपब्लिक काफी महान ग्रंथ है। एक राष्ट्र और एक व्यक्ति की आत्मा का समानांतर अन्वेषण है रिपब्लिक। दोनों में प्लेटो शासकों, सहायकों और नागरिकों के बीच और कारण, भावना और इच्छा के बीच 3 भाग वाला पदानुक्रम पाता है। जिस प्रकार व्यक्ति में तर्क को सर्वोच्च होना चाहिए, उसी प्रकार एक बुद्धिमान शासक को समाज पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर एक बुद्धिमान शासक समाज पर नियंत्रण नहीं रख पाता है तो समाज टूट जाता है और इससे राज्य कमजोर हो जाते हैं। ये मानना था प्लेटो का। केवल ज्ञान वाले ही चीजों की वास्तविक प्रकृति को समझने में सक्षम होते हैं, ये मानना था प्लेटो का। यानी कि राजा को दार्शनिक होना चाहिए, राजा सामान्य नहीं हो सकता, दर्शन का ज्ञान राजा को हो। राज्य और आत्मा के निचले स्तरों के अनुभव, जैसे कि प्लेटो को प्रसिद्ध सादृश्यता में है, सच्चे ज्ञान से संबंधित हैं। जिस तरह से एक गुफा की दीवार पर छाएं संबंधित होती हैं, फिर भी उन रूपों से पूरी तरह से अलग होती हैं जो उन्हें बनाते हैं। प्लेटो के बाद के संवाद बड़े मुश्किल से वो संवाद प्राप्त होते हैं, बल्कि विशेष विषयों की खोज भी उसमें शामिल है। टाइमियस ज्यामिति से जुड़े ब्रह्मांड विज्ञान की व्याख्या करता है, जिसमें पूर्ण त्रियामी आकृतियां, घन पिरामिड, इकोसाइहेड्रोन, पेरिटोनिक ठोस इत्यादि इन चीजों इसमें शामिल हैं। अब इसी से कहा जाता है कि जिनसे पूरा ब्रह्मांड बना है। अपने अंतिम संवाद लॉज में प्लेटो रिपब्लिक के शुद्ध सिद्धांतों से पीछे हटते हैं। यह सुझाव देते हैं कि अनुभव और इतिहास के साथ साथ ज्ञान और एक आदर्श राज्य को चलाने की जानकारी दे सकता है। इसीलिए वो कहते थे कि राजा को दार्शनिक होना चाहिए और राजा जो है वो दर्शन दे, जिससे जो है राज्य को एक नई दिशा मिले। इसके कुछ फाइंडिंग जो पाए गए हैं प्लेटो के संदर्भ में, वो जो बातें निकल कर आती हैं कुछ इस प्रकार से। प्लेटो को कई वाक्यांश गढ़ने का श्रेय दिया जाता है जो आज भी लोकप्रिय हैं। यहां प्लेटो के कुछ सबसे प्रसिद्ध उदाहरण दिए गए हैं, वो इस प्रकार से हैं। प्यार एक गंभीर मानसिक रोग है, ये मानना था प्लेटो का। चाहे वो जिस प्रकार से भी हो, वह एक मानसिक रोग है जो लोगों को प्रभावित करती है। जब मन सोच रहा है तो वह स्वयं से बात कर रहा है। इनका मानना था कि मन कुछ न कुछ करता रहता है। तो मन जब सोच रहा होता है तो ऐसा नहीं है कि मन कुछ नहीं कर रहा होता है, बल्कि वह स्वयं से बातचीत कर रहा है। मानव व्यवहार 3 प्रमुख स्रोतों से प्रभावित होती है। प्लेटो का मानना है कि मानव व्यवहार जो प्रभावित होती है वो 3 मुख्य स्रोतों से होती है। एक इच्छा, दूसरी भावना और तीसरा ज्ञान।
बुद्धिमान लोग बात करते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है। मूर्ख क्योंकि उन्हें कुछ कहना है इसीलिए सोचते रह जाते हैं। संगीत एक नैतिक नियम है या ब्रह्मांड को आत्म सात करने, कल्पना करने और जीव और हर चीज को आकर्षित बनाए रखने के लिए उल्लास देता है। मनुष्य अर्थ की तलाश में रहने वाला प्राणी है। मनुष्य सामान्य नहीं होता, वो हमेशा कुछ न कुछ तलाश करता रहता है। फिर कहते हैं कि हर दिल एक गीत तब तक अधूरा गाता है जब तक दूसरा दिल जवाब में फुसफुसा न दे। जो लोग गाना गाना चाहते हैं वे हमेशा एक गाना ढूंढ ही लेते हैं। प्रेमी के स्पर्श से हर कोई कवि बन जाता है, ये कहना था प्लेटो का। प्लेटो प्रेम सानिध्य प्रेमी पे बहुत कुछ लिखते हैं। दो चीजें हैं जिन पर किसी व्यक्ति को कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। वे किस में मदद कर सकते हैं और किस में वे नहीं कर सकते हैं। इस संदर्भ में उन्हें कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। फिर कहते हैं कि लोग जिंदगी की तरह हैं, वे या तो अपना पोषण कर सकते हैं और आपको एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने में मदद कर सकते हैं, या वे आपके विकास को रोक सकते हैं और आपको मुरझा कर मरने पर मजबूर कर सकते हैं। तो ये सोचना आपको है कि आपको क्या करना है। हम लोग प्लेटो की विरासत और उसके प्रभाव के बारे में बात करते हैं। प्लेटो की मृत्यु के बाद लगभग 3 शताब्दियों तक जो उनकी अकादमी थी ठीक ठाक चली, बढ़िया से फली फूली। लेकिन 86 ईसा पूर्व में रोमन के एक जनरल थे, सुल्ला द्वारा एथेंस को बर्खास्त करने के बाद इसे नष्ट कर दिया गया। हालांकि बिजान्टिन साम्राज्य और इस्लामी दुनिया में लगातार पढ़ा जा रहा है, लेकिन ईसाई पश्चिम में प्लेटो को अरस्तु ने ढक दिया। क्योंकि आप आगे जानेंगे, जब अरस्तु के बारे में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि अरस्तु भी बहुत बड़े विद्वान थे और उन्हें बहुत सारे बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में किए हैं। इसीलिए इनकी जो विचारधारा थी उसको अरस्तु ने दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया और उन्होंने एक नई विचारधारा अरस्तु ने दी। इसे कह सकते हैं कि इससे जो है अरस्तु ने इनके विचारों को कवर कर लिया, ढक लिया। यह पुनर्जागरण में ही था कि पेट्रार्क जैसे विद्वानों ने प्लेटो के विचारों, विशेष रूप से तर्क और ज्यामिति के उनके अन्वेषणों के पुनरुद्धार का नेतृत्व किया। 19वीं सदी के रोमांटिक आंदोलन में विलियम वुडवर्थ, पर्सी शेली और अन्य लोगों को प्लेटो के संवादों में दार्शनिक सांत्वना मिली। उन्होंने माना कि उन्होंने जो दर्शन दिए हैं वो काफी अच्छे हैं, काफी महत्वपूर्ण हैं। तभी काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, 23 मिनट से ऊपर का हो गया है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ राजनीतिक और शैक्षिक दर्शन के संदर्भ में।